एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बेहद ही इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है। लेकिन रुको, मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कि क्या? उसने बोला कि सर पुरुष, महिला और वो। हमने कि बहुत अच्छी बात है, जिस प्रकार से इंसान 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष, महिला और वो, उसी प्रकार से मेरे पास सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। बचपन में हमने कंडक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कंडक्टर वो सब्सटेंस हुआ करते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाए, उसे कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर वो सब्सटेंस हुआ करते हैं जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर आता है वुड और दूसरा आता है हमारे पास क्या? प्लास्टिक आता है, वो इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर में मेटल्स आते हैं और सेमीकंडक्टर में क्या आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। यहाँ पर दरअसल मैंने पी ब्लॉक के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लिख रखे हैं। यहाँ पर दरअसल मैंने पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स को स्पेसिफिकली मेंशन करा है, बिकॉज इस पर बेस्ड क्वेश्चन डैम श्योर पेपर में आते हैं। तो भाई साहब प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा ग्रुप नंबर 13, जिसके एलिमेंट क्या होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बट इसे रिमेंबर कैसे करोगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रुप नंबर 14, दैट इज कॉर्न, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं और वो क्वेश्चन कैसे आता है भी इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बट इसके सारे नाम आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है इसको जरूर देख लो, बिकॉज आपने शॉर्ट ट्रिक से तो याद कर लिया, लेकिन अगर आपके नाम नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चन इनके एक्चुअल नाम से आते हैं। नाउ द ग्रुप नंबर 15 इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अगर बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की तो यहाँ पर आता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। अगर मैं बात करूं प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल, दैट मीन्स यहाँ पर हर जगह क्या होने वाले हैं? जर्मेनियम होने वाले होंगे। अब बात करते हैं एनर्जी बैंड के बारे में। जिस प्रकार से फ्रेंडशिप बैंड हुआ करता है उसी प्रकार से एनर्जी बैंड भी हुआ करता है। एनर्जी बैंड बेसिकली मेरे पास 2 प्रकार का होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एक लो एनर्जी वाली बैंड होती है और कंडक्शन बैंड एक हाई एनर्जी वाली बैंड हुआ करती है। वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। और कंडक्शन बैंड वो बैंड हुआ करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी वाले मौजूद रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के अंतर्गत कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है? सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तो फिलहाल हमें सारा फोकस किस पर रखना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आपका जवाब होगा एटॉमिक नंबर होता है 14। किसी ने कहा कि सर अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है? तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 2, 8 एंड 4 होगा। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 क्या बता रहा है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है न किसी को डोनेट कर सकता है न 4 गेन कर सकता है। हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि ये बेसिकली करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर करता है, और हम जानते हैं कि शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है कि हमने एक सिलिकॉन एटम को लिया और सिलिकॉन एटम के अराउंड मैंने क्या कर दिया? 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। 4 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सिलिकॉन एटम को इस तरीके से अरेंज कर दिया। आपको भी इस तरीके से अरेंज करना है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। अब हमने करा क्या इसके बाद? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के अराउंड, मैंने करे क्या? इसके ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिकली करता है क्या? सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है जस्ट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर सिलिकॉन एटम। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ सिलिकॉन क्या करता है? अदर सिलिकॉन एटम के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या फॉर्मेशन करता है? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है।
ताकि सेंटर में आप देख पा रहे हैं कि जो सिलिकॉन एटम है अपने जैसे ही 4 अदर सिलिकॉन एटम से कनेक्टेड है और यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ सिलिकॉन 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 है। दैट मीन्स ये पूरी स्ट्रक्चर किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर है। जब भी किसी नाम में प्योर आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन 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 है, तो ये प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं प्योर जर्मेनियम का तो वहां पर सिर्फ जर्मेनियम 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 होने वाले हैं। ये बात तो डैम श्योर आपको समझ में आ गई होगी कि लो एनर्जी वाले बैंड वैलेंस बैंड कहलाएंगे और हाई एनर्जी वाले बैंड कंडक्शन बैंड कहलाएंगे। वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होगा, कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होने वाला है। अब यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आया करता है कि क्लासिफाई द सब्सटेंसेस दैट इज कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन फॉरबिडन एनर्जी गैप। तब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैंने आपसे कहा कि वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप मॉडरेट है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नेग्लिजिबल है। तो हमें यह समझ में आया कि जो ये गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप, इस गैप को ही हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कोई पूछता है व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो व्हाट यू विल से द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस गैप को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं, तो जो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग लिख लेंगे ई और यहाँ पे लिख देंगे जी। ये बता रहा है एनर्जी का गैप, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ लिख देंगे जी। इन द सेम में यहाँ पर भी लिखने वाले हैं ये जो गैप है दैट इज व्हाट, तो यहाँ पर इस तरीके से करो हल्का सा ड्रॉ। तो ये जो गैप होने वाली है उसे हम लोग क्या बोलने वाले ई और जी। तो यू मस्ट नो कि जो यहाँ हमारे पास इंसुलेटर है वहां पर एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। कंडक्शन बैंड में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में रहते हैं, दैट इज वैलेंस बैंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो हमारे पास ये इंसुलेटर होता है यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, एनर्जी गैप मुझे ऐसा लिखना चाहिए, एनर्जी जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो एनर्जी गैप होती है वो क्या होता है, एनर्जी जो गैप होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है। और यहाँ पर जो होता है भाई साहब जो एनर्जी गैप होती है भाई साहब मोटा मोटी हम कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग कंडक्टर में क्या कहने वाले हैं, जो एनर्जी गैप होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट कह दो कि 0 ही हुआ करता है। तो क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर होती है वहां पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वेरी नेग्लिजिबल होती है, वेरी नेग्लिजिबल होती है। मॉडरेट होता है तो यहाँ पर मॉडरेट फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में क्या होता है, वेरी हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ करता है। यहाँ पर देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो जैसा कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाय द मैंने इस तरीके से दिखा दिया, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हमें पता है कि भाई साहब यहाँ पर जो गैप है बहुत कम है, दैट मीन्स अगर गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इजिली जम कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। दैट मीन्स यहाँ पे करंट इजिली फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग आसानी से हो पा रहा है। दैट इज द रीजन यहाँ पे करंट भी इजिली फ्लो करेगा और करंट इजिली फ्लो कर रहा है दैट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होती है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। कंडक्टिविटी वेरी हाई क्यों होती है, बिकॉज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वेरी नेग्लिजिबल होता है। तो आई मस्ट से कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है कैसी होती है, वेरी हाई। अगर बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पर होल्स भी होते हैं। अब ये होल्स क्या होता है अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि बिकॉज यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है मॉडरेट गैप है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच थोड़ी एनर्जी पाते हैं। तो भाई साहब होता क्या है, ये इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चले जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत न ज्यादा होती है न बहुत कम होती है। दैट
दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम है मगर इंसुलेटर से ज़्यादा है। दैट मीन्स हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिसकी कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट हुआ करती है। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में बिकॉज यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में भाई साहब जा ही नहीं पाते हैं। और दैट इज द रीज़न कि हम ये कहते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। दैट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर कंडक्टिविटी होती है। अब इस कहानी को जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ कि ये मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर दैट इज माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वेरी कोल्ड टेम्परेचर। यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी प्रकार का वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। यू मस्ट नो कि चाहे हम हो या कोई और व्यक्ति हो, अगर माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस में भाई साहब वो व्यक्ति चला गया ना तो उसकी ना एक कड़ भाई सामान हिलने वाला, मतलब उसके मीन्स यहाँ पर जब 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं किसी भी प्रकार का मोशन होता ही नहीं है, और जब किसी प्रकार का मोशन नहीं होता है तो करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो दैट मीन्स आई मस्ट से कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है बिहेव्स एज इंसुलेटर, बिकॉज इंसुलेटर में भी किसी प्रकार करंट फ्लो वगैरह नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दें कि ये जो मेरे पास सिलिकॉन क्रिस्टल था अगर उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह दे दे, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड थी आपको दिख रहा कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड था, ये भाई साहब ड्यू टू थर्मल एजिटेशन या थर्मल वाइब्रेशन क्या कर जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाता है। दैट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं। बॉन्ड को कैसे टूटा, ये बॉन्ड तब टूटा जब भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हुई और यहाँ पे भाई साहब इस तरीके से भाई साहब जो बॉन्ड था ना इस तरीके से कप आने लगा। आई मस्ट से कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन थे वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर चले आए। और जब बाहर आए तो हुआ क्या, जब बाहर आए तो हुआ क्या, यहाँ पर देखो ना एक स्पेस बन गई, क्या बन गया, एक स्पेस बन गया जिसे हम लोग क्या कहेंगे आगे चल के, इसे हम कहेंगे होल्स। क्या कहेंगे, होल्स। जब ये होल्स यहाँ पर बन गया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब जब यहाँ होल्स बनेगा तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेगा, ट्रैप करेगा। दैट मीन्स होल आगे मूव करेगा, फिर भाई साहब इस होल्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर होल्स यहाँ बन जाएगा। और इसी सारी बात को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखी है, जरा इसको पढ़ो ध्यान से। मैंने क्या लिखा है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर दैट इज माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। लेकिन अगर बात करें एट रूम टेम्परेचर पर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होता है कि ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर जाते हैं, गेट्स ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं एंड वी गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करा करते हैं। एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसी क्रिएटेड बिहाइंड दैट, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भाई साहब चला आता है तो हमारे पास पीछे क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। दैट मीन्स खाली जगह पर बन जाता है। Due to this free electrons, vacancy created behind that, and this vacancy attract another electron। जैसा कि मैंने बताया कि भाई साहब ये वैकेंसी यहाँ पर बनी और इसने वैकेंसी निकल आ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रैप करा दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप करेगा तो फिर यहाँ से वैकेंसी बन जाएगी। दैट मीन्स इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज होल्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से बना है। तब यहाँ पे क्या लिखा है, होल इज नॉट अ रियल पार्टिकल बट इट बिहेव्स एज अ पॉजिटिव पार्टिकल। देखो हुआ है क्यों कि पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है क्या, अगर देखो नेगेटिव वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, होल्स में ट्रैप होता है। जब होल्स में ट्रैप होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल ही अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। इसे ये समझ में आया कि दोनों भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा, होल इज नॉट अ रियल पार्टिकल बट इट बिहेव्स एज अ पॉजिटिव पार्टिकल। तो यहाँ पर आपसे एक नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है किसकी वजह से फ्लो करता है। तो यू मस्ट नो कि सेमीकंडक्टर में करंट दो चीजों की वजह से फ्लो करता है, पहला होल्स और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं दैट मीन्स लोहा, चांदी, तांबा, ये सारी चीज में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू द बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यू मस्ट नो।
अभी तक हम लोगों ने सारी बेसिक पार्ट को कवर कर लिया है, तो अब यहाँ से भाई साहब ना आपके पेपर में क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। तो पहला चीज क्या है कि सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करा गया है बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी दो पार्ट में, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर इंट्रिंसिक हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था तो डैम श्योर ना एक्सट्रिंसिक क्या होने वाला है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होने वाला। अब ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था इसको हम लोगों ने तब्दील कर दिया किसमें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जस्ट बाय डूइंग डोपिंग। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर डोपिंग करा है। तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर डोपिंग क्या होता है, तो मैंने कहा कि डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सटर्नल इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। बच्चे ने मुझसे कहा कि सर डोपिंग तो मैं शायद समझ रहा हूं। हमने कहा कि बेटा क्या समझ रहे हो, तो बच्चे ने कहा कि सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस प्रकार से कुछ व्यक्ति कुछ स्पेसिफिक गोली लेते हैं ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके, वो जो स्पेसिफिक गोली होगा सर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोपेंट कहेंगे या फिर डोपिंग एटम कहेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी एटम कहेंगे। हमने कहा कि यार बेटा बहुत अच्छा सोच रहे हो, दैट मीन्स बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता है। हम अपने क्या करते हैं, इंट्रिंसिक दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं, ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी किसमें ऐड करते हैं भाई साहब, ये डोपिंग वाला जो एटम होता है किसमें ऐड करते हैं हम लोग, प्योर में ऐड करते हैं। तो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है। बच्चे ने फिर मुझसे पूछा कि सर ये डोपिंग में क्या क्या मिलाते हैं। रिया पूछा मुझसे कि सर डोपिंग यहाँ पर करते किसकी हैं, तो मैंने कहा कि भाई साहब रुको जरा बताता हूँ। तो डोपिंग बेसिकली करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 का यूज करते हैं, ग्रुप 13 का यूज करते हैं, या फिर ग्रुप 15 का यूज करते हैं। तो बच्चे ने कहा कि सर आप ग्रुप 13 है ग्रुप 15 क्यों बोल रहे हो, हमारे बुक में तो ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट लिखा है। तो हमने की बात तो आप भी सही कह रहे हो ना, जहाँ 3 लिखा है दैट मीन्स ये ट्राईवेलेंट है, यहाँ पर 5 लिखा है दैट मीन्स ये पेंटावेलेंट है। और ग्रुप नंबर 13 के सारे एलिमेंट बेटा याद होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट नहीं याद किया तो बीच से कोई भी एलिमेंट पूछ लेंगे तो आप फंस जाओगे। इम्प्योरिटी एटम के तौर पर ये तो ग्रुप नंबर 13 को मिलाएंगे, ये तो ग्रुप नंबर 15 को मिलाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम हम लोग दो प्रकार की मिला रहे हैं। दैट इज द रीजन हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आता है पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर मैंने दूध लिख रखा था, तभी बच्चे ने कहा कि सर आपने यहाँ पर दूध क्यों लिखा था, तो मैंने कहा कि बेटा मैं समझाना चाह रहा था जिस प्रकार से दूध में अगर हम केसर मिलाते हैं तो केसर वाला दूध कहते हैं, जिस प्रकार से जो दूध में अगर हम लोग हल्दी मिलाते हैं इसे बोलते हैं हल्दी वाला दूध कहते हैं। तो बताओ ये केसर वाला दूध और हल्दी वाला दूध हम लोग बनाते की हैं किस लिए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग इस अपनी ही बॉडी में केसर वाली दूध डालेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज कर जाएगी, दैट मीन्स हमारी ताकत इंक्रीज कर जाएगी। तो बच्चे ने पूछा कि सर हम लोग डोपिंग करते क्यों हैं, तो डोपिंग करते इसलिए है बिकॉज ये जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो हम लोग डोपिंग करते इसलिए हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई तो फिर बल्ले बल्ले। तो हम लोग डोपिंग क्यों करते हैं, डोपिंग इसलिए करते हैं ताकि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। क्या मैंने जो आपको अभी तक सारी बातें बताई आपको समझ में आ गई। मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि मेरे पास सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, कि होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर कहते हैं। पर मैं अगर आपसे पूछता है कि भाई इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा हम लोग करते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होती है मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, अभी मैंने आपको बताया अभी डोपिंग एक प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने की। डोपिंग यहाँ पर हम लोग दो प्रकार से करते हैं, या फिर ग्रुप नंबर 13 को मिलाएंगे या ग्रुप नंबर 15 को मिलाएंगे। लेकिन मिलाएंगे किस में सर, मिलाएंगे प्योर वाले सेमीकंडक्टर में। सर प्योर सेमीकंडक्टर की एग्जांपल तो बता दो, तो मैंने बताया भाई प्योर सेमीकंडक्टर में कौन से आते हैं, ओनली आता है ग्रुप नंबर 14 आता है, ओनली ग्रुप नंबर 14 आएगा। सर ग्रुप नंबर 14 एग्जाम्पल सर आपने नहीं बताया। हमने कहा कि बेटा आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल शुरुआत में बताया था, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है। बच्चे ने पूछा कि सर ये पी टाइप और एन टाइप अपने क्लासिफिकेशन तो कर दिया, सर अभी तक आपने समझाया तो कुछ है नहीं। हमने कहा थोड़ा सा रुको, क्या मैंने आपसे कहा कि ग्रुप नंबर 13 का मतलब क्या होता है, इसके पास
3 क्या होने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 15 का मतलब यहाँ देखो 5 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर 5 क्या होने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्या मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर ग्रुप नंबर 14 का होगा तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला पी टाइप, तो पी टाइप में क्या मिलाते हैं, पी टाइप में मिलाते हैं ग्रुप नंबर 13 मिलाते हैं। ग्रुप नंबर 13 का मतलब सर हम लोग मिलाएंगे जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सर एग्जाम्पल तो दे दो। एग्जाम्पल के तौर पे भाई साहब मैंने आपको लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो एल्यूमिनियम। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, एल्यूमिनियम ले लिया। और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम पे भाई साहब मैंने ले लिया, क्या पता है, आर्सेनिक ले लिया। क्या ले लिया, आर्सेनिक। तो मैंने आपको सारे ग्रुप कौन से 15 के थे सारे मैंने बता रखे हैं। तो अगर मैंने एल्यूमिनियम को इसके अंदर ऐड कर दिया तो होगा क्या बताओ। यहाँ पर ना ये जो बीच वाला व्यक्ति है, कौन सा वाला व्यक्ति, जो बीच वाला व्यक्ति है, इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे। जब यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। कौन भाई साहब, ये अपने ना ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 जगह खाली हो जाएगी। और जैसे यहाँ से 4 जगह खाली हो जाएगी तो भाई साहब ग्रुप नंबर 13 को मैंने क्या कहा, पी टाइप में क्या मिला है, ग्रुप नंबर 13 को। तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एल्यूमिनियम बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यहाँ पर बीच में मैंने डाल दिया भाई साहब एल्यूमिनियम को। किसको डाल दिया यहाँ पर, बीच में एल्यूमिनियम को डाल दिया। अब एल्यूमिनियम भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया, सिर्फ 3। कितने लेके आया यहाँ पर, सिर्फ 3 लेके आया। अब जैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो हुआ क्या भाई साहब, यहाँ से तो सिलिकॉन एटम जा चुका था ना, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गया, होल्स क्रिएट हो गया। बिकॉज भाई साहब जो एल्यूमिनियम था वो इलेक्ट्रॉन लेकर कितना आया था, एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन लेकर आया था वो सिर्फ 3 लेकर आया है। तो एक क्या बच गया, यहाँ पर एक जगह खाली रह गई। बिकॉज जब सिलिकॉन यहाँ से गया था तो यहाँ पर 4 जगह थी, और 4 जगह जब ये गया तो यहाँ 4 जगह खाली हो गई, 3 तो आ गई। बिकॉज जो एल्यूमिनियम था 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है तो 3 जगह तो ऑक्यूपाई हो गई, लेकिन एक जगह खाली रह गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोला करते हैं। तो पहला चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि जो पी टाइप होता है वहां पर हमारा इम्प्योरिटी एटम क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रुप नंबर 13 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ग्रुप नंबर 13 अगर मिलाएंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा। और होल्स कैसे बने, बिकॉज यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे सिलिकॉन, जैसे जाएगा सिलिकॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। 4 तो गया क्योंकि हम लोगों ने जो ऐड करा उसमें 3 ही ऐड करा, तो 3 की जगह तो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चौथा वाला खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गया। तो कई बार आपसे इम्प्योरिटी एटम के तौर पर क्या नाम देंगे, इम्प्योरिटी एटम को हम लोग कई बार डोपेंट कह दिया कहते हैं, डोपेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछेंगे कि पी टाइप में डोपेंट्स क्या होता है, तो डोपेंट जो होता है वो ग्रुप नंबर 13 होता है। ग्रुप नंबर 13 नहीं कहना है तो आप सिंपली कह दो कि ट्राईवेलेंट एटम होते हैं। जिस प्रकार से पी टाइप में हमारा इम्प्योरिटी एटम क्या था, ग्रुप नंबर 13 था, उसी प्रकार से एन टाइप में हमारा इम्प्योरिटी एटम क्या होने वाला, ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 15 होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आती है। सर मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा समझाता हूँ फिर से। देखो ये भाई साहब फिर से सिलिकॉन जाएगा, आपको बार बार देखो इसी में ही तो ऐड करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा आपको जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है ग्रुप नंबर 14 में ही ऐड करनी है। तो भाई साहब करा क्या, इस सिलिकॉन को यहाँ से फिर से निकाला, सिलिकॉन को बीच वाले से निकाल दिया। तो जब सिलिकॉन जाएगा तो ऑब्वियसली ना ये जो 4 स्पेस थे अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, 4 लेके तो जाएगा सर, लेकिन समस्या ये है कि जो हम लोग इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 जाएगा तो 4 के 4 तो ऑक्यूपाई कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन था 4 चले गए, तो यहाँ पर जो आर्सेनिक है 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो 4 के अंदर तो ऑक्यूपाई कर लिए जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। समझ में आया। ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हुआ क्या, जो हम लोग लेकर आ रहे हैं उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 4 की जगह तो ऑक्यूपाई हो गया और 5वां वाला एक्स्ट्रा रह गया। तो यही चीजें यहाँ पे दिखाएंगे। सपोज कर मैंने ले लिया यहाँ पर आर्सेनिक ले लिया, क्या ले लिया, आर्सेनिक। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के अंदर ऑक्यूपाई कर लिए गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर ऑक्यूपाई कर लिए गए, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, क्या बोलने वाले, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इतना सब कुछ समझने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा बनेगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब जो चीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो होल्स होता है। अगर सर होल्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ना सर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। दैट मीन्स जो चीज़ ज़्यादा है उसे बोलते हैं मेजॉरिटी, और जो चीज़ कम है उसे बोलते हैं क्या, माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भाई साहब यहाँ पर क्या है, होल्स है, और माइनॉरिटी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है।
क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? बिकॉज यहाँ पर होल्स क्रिएट हुए थे, दैट इज वाई हम लोग कहते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर होल होते हैं। और अगर हमारे पास मेजॉरिटी होल्स होंगे तो डैम श्योर माइनॉरिटी क्या होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वी ऑल नो वेरी वेल कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से हुआ करता है। और कुछ बुक्स में भाई साहब ये जो बातें मैंने इस तरीके से लिख रखी है वो लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि बिकॉज यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर भाई साहब लिखेंगे एन लिखने वाले हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे छोटा सा एच बना देंगे। होल्स ज़्यादा है इस वजह से इसकी तरफ मुंह खोल दो, और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो दैट मीन्स यहाँ पर लिख देंगे एन ई। ये दोनों चीज़ सेम ही है, तो चाहे होल्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है कम है। अभी तक हम लोगों ने पी टाइप के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन करी है। अब थोड़ा सा एन टाइप के बारे में बात करते हैं। अगर पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी किसकी थी, होल्स की थी, तो यहाँ बताओ क्या पैदा हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी होने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो यहाँ पर सिंपली लिख दो मेजॉरिटी किसकी होने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है तो होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी होंगे। अब यहां पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझो। सिंपल सा काम करना है, एक हमें बनाना है वैलेंस बैंड। क्या करना है, एक वैलेंस बैंड बनाना है, तो सिंपली ऐसे बना दो वैलेंस बैंड। तो यहाँ लिखो ऐसे और फिर ऐसे कर दो, ये वैलेंस बैंड हो गया। और उसके ऊपर बना दो यहाँ पर कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है क्या बनाना है आपको, कंडक्शन बैंड बनाना है। तो यहाँ लिखना तो ऐसे लिख दो कि ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास एक लेवल होती है, कौन सा लेवल, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक होती है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर ई ए है। अगर आपको ये फील नहीं आ रहा तो फील करना, तो भाई साहब इसको देखो। बिकॉज यहाँ पर देखो होल्स क्रिएट हो गया, तो होल्स करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर एक लेवल होती है, कौन सी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और हम जानते हैं कि पी टाइप बना रहे हैं तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या ही होती है, होल्स हुआ करता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, होल्स होता है। तो मन करे तो आप यहाँ दिखा देना ऐसे ऐसे भर के, भाई साहब यहाँ पर होल्स होते हैं। और ये सारे होल्स होल्स हैं, दिक्के दुक्के यहाँ पर होल्स ऊपर पहुंच गए हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो यूजुअली आपके बुक वाले भाई साहब ऐसा बहुत गंदा गंदा ऐसे बना के दे रखे हैं। तो मन करे तो आप भी ऐसा बना देना। फिलहाल तो ऐसे बना के आओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा अच्छे से बना देना, डब्बा थोड़ा बड़ा कर देना। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव लाई करता है। बट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ पर भी भाई साहब कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर बेसिकली बनाने वाले कंडक्शन बैंड बनाना। तो आप देखो ऐसे भी रफली एक डायग्राम ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक। इसके अंदर बीच में थोड़ी पट्टियाँ बना दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद बीच में यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर बना दिया फिर से कंडक्शन बैंड। तो ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस बैंड बनाया फिर कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। बार बार मैंने कहा था वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। कंडक्शन बैंड क्या होती है, हायर एनर्जी वाली बैंड होती है इसलिए ऊपर है। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी वाली बैंड इसलिए नीचे है। तो यहाँ पे करना क्या, सिंपल था, इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और ये क्या है मेरे पास, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। जैसा कि हम पता है कि यहाँ पर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप और पी का मतलब पॉजिटिव टाइप। तो पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप का मतलब होता है होल। मैंने बताया था कि होल बिहेव्स एज अ पॉजिटिव पार्टिकल। तो पी टाइप मतलब होल और एन मतलब नेगेटिव टाइप। और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पता है ना ये वाली बात। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, दैट मीन्स नेगेटिव टाइप। तो इसका मतलब कि एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होती है और होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग एन टाइप की बात कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इलेक्ट्रॉन की यूजुअली मैं डार्क डार्क दिखाऊंगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो एक दो होल दिखा दो, बस खत्म। माइनॉरिटी होल्स की दिक्का दुक्का होल्स दिखा दो। अब करना क्या है, यहाँ पर जो ना हम लोग एनर्जी लेवल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है, उसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। कौन सी, डोनर एनर्जी लेवल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डोनर एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आर्सेनिक ने डोनेट कर दिया था, 4 तो ऑक्यूपाई हो गए थे और 5 वाला उसने डोनेट कर दिया एक तरीके से। अगर ऐसे भी फील नहीं आ रही तो भाई याद कर लो। याद कैसे कर रहा है मैं इसका भी तरीका बता देता हूँ। देखो मैंने इसको याद कैसे कर रखा है या करा था, इसको याद करा था पाव भाजी से। पाव भाजी क्यों याद करे हो सर, तो यहाँ पर पी टाइप में होता है एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल और दैट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड के जस्ट अबव लाई करता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भी मैं लिख दे रहा हूँ कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट अबव द
वैलेंस बैंड। समझ में आ गया? तो सारा खेल यहीं से याद हो जाएगा, पाव भाजी से। क्या मैंने आपको जो कुछ बताया आपको समझ में आ गया? तो जो कुछ मैंने आपको बताया है मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये थे मेरे पास 4 पॉइंट्स जो कि आपको पेपर में डैम श्योर लिख कर आना ही आना है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस बता दो, तो भाई साहब पी टाइप एन टाइप में डिफरेंस बताना, तो इस तरीके से आपको चारों पॉइंट लिख कर आना। और ये सारे क्वेश्चन असर्शन, रीजन, गिव रीजन टाइप में भी पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि पी टाइप में भाई साहब क्या होता है कि होल्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और यहाँ वाले में इसका उल्टा लिख लेना इस तरीके से, मतलब यहाँ पर NH और Ne था, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होने वाला है, इसी पॉइंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होने वाला है, यहाँ पर N लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और होल्स कम हो जाएंगे। तो इसी बात को लिखने का दूसरा तमीज है। बता दो, समझ में आ गया? अगर पेपर में आपसे पूछता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बता दो, तो इंट्रिंसिक का मैं लिख देना, एक्सट्रिंसिक में सब उल्टा कर लेना। तो भाई साहब देखो, इंट्रिंसिक में कुछ तो मिलाया था नहीं, दैट मीन्स ये अनडोप्ड था, इसकी डोपिंग करी नहीं थी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, ये एक अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं मिलाई गई है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो डोपिंग करी थी, बट डोपिंग करा क्यों था, क्योंकि भाई साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम थी। तो दैट मीन्स हमें समझ में आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तभी तो हम लोगों ने क्या करा था, डोपिंग करा था। आई होप सो कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, पेपर में आपसे पूछेंगे कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया होगा कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना। फिलहाल आप जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसको अच्छे से देखिए एक बार। पहले हम लोगों ने पी टाइप पढ़ा और एन टाइप पढ़ा। हम लोगों ने जो पी और एन टाइप पढ़ा है उसको क्या कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे और एक डिवाइस बनाएंगे। उस डिवाइस का नाम क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड। तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, तो सिंपली क्या कहने वाले हो, व्हेन वी ऐड वन पी टाइप और क्या करने वाले हैं यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे वन एन टाइप। वन क्या करेंगे, एन टाइप। जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, एक डिवाइस बनेगी। क्या कहेगी, बनेगी एक डिवाइस बनेगी। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, उस डिवाइस को बेसिकली हम लोग कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कहा क्या, ये पी को और एन को आपस में सैंडविच कर दिया। तो यहाँ पर पी टाइप था, यहाँ पर पी टाइप लिया और दूसरा क्या कर दिया, यहाँ पर एन टाइप ले लिया। अब दोनों को आपस में सैंडविच कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर सैंडविच कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है, होल्स होती है, और एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता है। एन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की हुआ करती है। सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस तरीके से होल्स बनाने हैं। तो ये पहला होल्स, ये दूसरा होल्स, ये तीसरा होल्स, उसी तरीके से बाकी भी होल्स क्रिएट करने हैं। अगर पी टाइप में मेजॉरिटी हमारे पास होल्स की, तो एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिंपली यहाँ पर डार्क डॉट से दिखा देंगे। तो इस तरीके डार्क डार्क कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलर वे ऐसे आपको सारे ड्रॉ कर लेने हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि अगर सर एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं तो होल्स भी तो इक्के दुक्के होते ही है ना। तो सर मैंने कहा कि भाई होल्स भी बना लो, तो एक दो होल्स बना लो। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या, एक होल्स। इस तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर होल्स भी होते हैं। यहाँ पर भाई साहब पी टाइप में अगर हमारे पास होल्स मेजॉरिटी होती तो इलेक्ट्रॉन भी बना लो। तो इक्का दुक्का यहाँ इलेक्ट्रॉन बना लो। लेटर सपोज कि मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जब ये हम लोगों ने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया, तो जैसा कि आपको पता ये क्या है, ये बीच में ये जंक्शन है। जंक्शन मतलब ये जहाँ पी टाइप और एन टाइप आपस में मर्ज करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जब दोनों ने आपस में मर्ज करा, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये गेट डिफ्यूज इनटू द होल्स। क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल्स में डिफ्यूज हो जाता है। एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल में डिफ्यूज हो जाता है, मतलब उसमें ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या भाई साहब, यहाँ पर एक ऐसी रीजन बन जाती है जिस रीजन में किसी भी प्रकार का चार्ज ही नहीं होता है। क्योंकि सर समझ ही नहीं आया। जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पर क्या कहा आपसे कि भाई साहब ये वाले देखो, जो चीजें थी पहले एज इट इज रहने वाली हैं। जहां पर जो था वो सब कुछ एज इट इज रहेगा, जहां पर जो था वो चीज एज इट इज रहेगा, जहां पर जो चीज था वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है मालिक।
तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सिंपल से इलेक्ट्रॉन को भी इस तरीके से बना लो। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ना केमिस्ट्री का सहारा लूंगा, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि आपने कभी तो सोडियम देखा होगा। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता तब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तब एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ऊपर सपोज करिए Cl था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, Cl माइनस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। और दूसरा चीज भी एक सीख लो, अगर किसी ने दिया है कैल्शियम +2 और दूसरा ऑक्सीजन -2, किसी ने कहा कि इन दोनों का क्या कराओ कंपाउंड बना दो, तो क्रिस क्रॉस करते थे कभी ऐसे कभी ऐसे। जब +2 रहे -2 रहे तो कट जाते हैं, +2 तो -2 कट जाएंगे, मतलब इक्वल चार्ज होगा। तो दैट मीन्स दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो सिंपली क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्योंकि फिर से समझ में नहीं आया सर, किसी ने आपको दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है 2 पॉजिटिव और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है SO4 2 माइनस। अगर किसी ने कहा कि इन दोनों कंबाइन करो तो ऑब्वियसली एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे +2 और -2 ये दोनों कट जाएंगे, फिर से क्या बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे ये डिफ्यूज्ड हो गए होल में। जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड हुए तो दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अगर इन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अगर भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेटली समझ में आई होगी कि मैंने क्या आपको बताया है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या, ये जो मेरे पास N टाइप होता है, ये तो N टाइप था और इधर वाला साइड कौन सा था, P टाइप था। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपने देखा कि जहां पर N टाइप था वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और जहां पर P साइड था वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाना तो चाहेंगे बट यहाँ जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या फिर, उसी प्रकार से भाई साहब होल इधर आना चाहेगा। होल्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि होल्स बिहेव्स एज अ पॉजिटिव पार्टिकल, ये पॉजिटिव वाला इधर आना चाहेगा और हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। तो भाई साहब यहाँ पर ये वाला भी नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स इस भाई साहब गधे ने करा क्या, पूरे इस चार्ज को यहां नहीं जाने दे रहा और इस वाले को यहां नहीं जाने दे रहा। दैट मीन्स भाई साहब ने इन दोनों ही चार्ज कैरियर्स को रोक दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये बना है ना पॉजिटिव नेगेटिव का क्रिएशन हुआ है, तो ये दैट मीन्स इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने करा क्या कि इलेक्ट्रॉन के फर्दर फ्लो को क्या कर दिया, रोक दिया। तो हम क्या बोलेंगे, किसी ने पूछा कि व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल एक ऐसी पोटेंशियल होती है अराउंड द जंक्शन विच स्टॉप्स द फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो सिंपली ये जो हम लोगों ने अभी तक बनाया है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिंपली कुछ और नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब यहाँ पर आपको एक रीजन दिखा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको एक रीजन दिखा कि नहीं दिखा? अभी जो रीजन थी बेसिकली रीजन कुछ और नहीं था, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। बिकॉज यहाँ पे सारे चार्ज क्या हो गए, गायब हो गए। गायब हुए कैसे? बिकॉज ये सारे चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गए, जितने प्लस उतने ही माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, तो एटम पूरा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास चार्ज फ्री रीजन है, यहाँ पर चार्ज है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर सारे न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सिंपल जो बातें मैंने अभी आपको बताई है सारी बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो डिप्लेशन रीजन क्या होता है, द रीजन अक्रॉस द जंक्शंस वेयर द चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0, या ऐसे कह सकते हो, या फिर कह दो कि रीजन अक्रॉस द जंक्शन वेयर द चार्ज कैरियर्स आर इमोबाइल। चार्ज कैरियर्स इमोबाइल मतलब चार्ज कैरियर्स चल ही नहीं रहे हैं। चल क्यों नहीं रहे? बिकॉज चार्ज कैरियर्स न्यूट्रल हो चुके हैं। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। दूसरा चीज क्या कह सकते हो, इट इज अ रीजन अक्रॉस द जंक्शंस वेयर नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। देखो ना, ये मेरे पास बीच में क्या था, ये जंक्शन था, जंक्शन की इधर, ये जंक्शन की उधर, क्या है, किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है ही नहीं। चार्ज नहीं, अनचार्ज है ना, ये सारे क्या न्यूट्रल हो गए। तो इसीलिए जो है चार्ज नहीं अनचार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है, अनचार्ज प्रेजेंट है, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस रीजन क्या कहते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट आता है बैरियर पोटेंशियल। क्या होता है? बैरियर का मतलब ही होता है रुकावट। तो पोटेंशियल क्या कर रही है? रुकावट का काम कर रही है। बट काहे की रुकावट में? चार्ज के फर्दर फ्लो के होने में रुकावट पैदा कर रही है। और कैसे करा है? तो मैंने भी आपको बताया अभी कि भाई साहब इधर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। जब ये होल इधर आना चाह रहा था तो भाई साहब क्योंकि होल्स पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो गया, तो ये होल इधर जा ही नहीं पा रहा था। जब इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा था तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा था। तो इससे क्या समझ में आया? इस भाई साहब ने तो सारे कांड करे, तो यही जो है ना यही चीज है बैरियर पोटेंशियल। जो नेगेटिव पॉजिटिव है इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शंस विच स्टॉप्स, मतलब रोक देता है द फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। तो फर्दर क्यों लगाते हैं? जैसे आप किसी से बोलते हैं ना, आज आपने एक बार गलती कर दी, फर्दर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन विच स्टॉप द फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। स्टार्टिंग में तो फ्लो करा ही था ना, बाद में आगे चलकर फ्लो करना बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है? बैरियर पोटेंशियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर ये क्या था? डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई थी, ये विड्थ था। अब भाई साहब इसकी विड्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, मतलब ये विड्थ जो होगा बढ़ेगा या घटेगा, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? तो भाई साहब यहाँ पे दो रीजन आते हैं। पहला आता है टेम्परेचर आता है, दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ डोपिंग, कि हम लोगों ने डोपिंग कितनी ज्यादा कर रखी, मतलब कि ज्यादा डोपिंग कर रखी, ज्यादा एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज ऐड करी है, ये कम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज ऐड कर रखी, उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो सिंपल सा देखो यहाँ काम है। मैं कहता हूँ टेम्परेचर की इंक्रीज करने से क्या होता है, जरा ये बताओ। इस दोनों ही कॉन्सेप्ट को याद कैसे करोगे ना, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास चाय है और ठंडी का समय है, तो आपको पता है कि ठंडी के समय में चाय पर मलाई क्या पड़ती है? ज्यादा पड़ती है, ठीक है। उसी तरीके से गर्मी में अगर आपके पास वही चाय है तो आपको बात पता है कि मलाई कम पड़ती है। क्यों पड़ती है कम? बिकॉज वहां पर ठंडा है। तो इसका मतलब जब गर्मी होती है तो चीजें फैल जाती हैं। क्या होती है? फैल जाती है। ठंडी होती है तो चीजें सिकुड़ जाती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भाई ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है फैल जाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन फैल जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या कर जाएगी? थोड़ी सिकुड़ जाएगी। उसी तरीके एग्जाम्पल समझना है। अब आती है कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग में क्या होने वाला है। तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग में क्या होगा? सिंपली भाई साहब अगर हम लोग डोपिंग करते तो एक तरफ तो करेंगे नहीं, इधर से भी डोपिंग करेंगे, इधर से भी करेंगे। एक तरीके से देखो ये पट्टी है भाई साहब, आपने इधर से भी इसको प्रेशर दिया, इधर से भी प्रेशर दिया। जब दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तो क्या कर जाएगा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग ज्यादा कर देते हैं तो क्या होता है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा दैट मीन्स इन दोनों के बीच गैप कम हो जाएगी। अगर गैप कम हो गया ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर से डिफ्यूज होकर इधर आने लगेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अभी तक जो कुछ आपको बताया है फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको दोबारा से सुनो और आप समझो कि मैंने क्या आपको कहा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। ये क्वेश्चन भाई साहब आपके पेपर में आ सकता है एज असर्शन रीजन या गिव रीजन टाइप क्वेश्चन में आएगा। कि देखो डिफ्यूजन करंट क्या होती है, अगर आपके इसके नाम पर जाओगे ना तो उसको याद करना बड़ा आसान होता है। डिफ्यूजन में नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है और ड्रिफ्ट में नंबर ऑफ लेटर्स कम है। दैट मीन्स डिफ्यूजन करंट जो बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और जो ड्रिफ्ट करंट बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा वही लिख रखा जो मैंने अभी आपको बताया। द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, एंड द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब जैसा कि आपने डायग्राम देखा ना, ये वाले डायग्राम, इस डायग्राम में आपने क्लियरली देखा था कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा था एन साइड से पी साइड, एन साइड से पी साइड। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी एन टू पी, यही तो मेजॉरिटी था एन टू पी। तो जैसा कि हम जानते हैं ना करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एन टू पी तो करंट कहां से मूव करेगा? पी टू एन। जैसा कि साफ साफ एरो से दिख रहा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और ये साफ साफ कह रहा है कि जो एरो बता रहा है करंट जा रहा है पी टू एन, पी टू एन। तो जो ट्रायंगल बना रखे हो इसका मतलब होता है पी टाइप, और जो वर्टिकल डंडा बना इसका मतलब होता है एन टाइप। पी बताता है हायर पोटेंशियल को और वर्टिकल डंडा बताता है लोअर पोटेंशियल को। तो इस बात को याद रखना, न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे।
अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है बायसिंग का। तो बायसिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड था, अगर उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायसिंग करना। जिस प्रकार से हेयर रिमूवल क्या बोलते हैं, वैक्सिंग करना, पता है ना, वैक्सिंग। तो उसी तरीके से पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, बायसिंग कहते हैं। तो ये सिंपली लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पीएन जंक्शन डायोड विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या करने वाले, यहाँ देखो, अगर हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, अगर उसी दिशा में आपका दोस्त भी जाना चाहता है, मतलब उसकी सोच भी वैसी है जिसकी जैसी सोच आपकी है, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, आगे जाएंगे। आपकी सोच कुछ अच्छा करने की है लेकिन आपके दोस्त की सोच कुछ बुरा करने की, दैट मीन्स दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब रिवर्स जाएंगे, दैट मीन्स उल्टा होगा। तो सिंपल सा है, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप होता है, पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होता है, और एन टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, पी वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग में। आप देखो यही काम करा है। तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में देखो पी वाला पॉजिटिव के साथ और एन वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स फॉरवर्ड वाली बातें चल रही हैं, अच्छी वाली बातें चल रही हैं, अच्छे लोग के साथ जुड़े, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़े हुए, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करोगे तो यहाँ पर भाई साहब क्या होता है, जो पी होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव से, नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से, उससे क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। ध्यान रख लेना, पी का मतलब हायर पोटेंशियल और एन का मतलब लोअर पोटेंशियल। कहाँ काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे आपको। अब यहाँ पर कुछ कहानियां लिख रखी, इसको जरा समझो, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाती है। अभी क्या बात है, ध्यान सुनना। जैसे कि आपको पता कि जो हमारे पास दे रखा बैटरी, इसकी कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई साहब इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी होगी, इसे बोलेंगे ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि हमारे इस पीएन जंक्शन डायोड में इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। तो यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ डायरेक्शन कैसी होती है, पता है, ऐसी होगी, यहाँ पर बोलेंगे INT, दैट मीन्स इंटरनल। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ निकलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। क्या करेंगे, अपोज करेंगे। दैट मीन्स जो नेट आएगा वो कम ही आएगा। समझ में आता है ना। सपोज करो ना, एक ब्लॉक था मेरे पास, क्या था, एक ब्लॉक था, एक व्यक्ति इधर से कितना फोर्स लगा रहा था, 10 न्यूटन, कितना डिफ्यूजन फोर्स लगा, 10 न्यूटन। और सपोज करो इधर एक फोर्स लगा रहा था 2 न्यूटन, कितना, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। अपोजिट फोर्सेस हैं या नहीं है, बिल्कुल है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स आपका 8 न्यूटन आएगा, दैट मीन्स 8 न्यूटन। तो क्या हुआ, आखिर में जो 10 वाले से तो कम ही आया ना। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ज्यादा वाला था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कम वाला था इंटरनल था, जो कि यहाँ पर अंदर वाला था। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस भाई साहब को कम किसने कर दिया, इंटरनल ने। तो जो नेट आया वो कम आ गया। तो जब नेट कम आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल थी, जो पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था, चार्ज को जाने नहीं दे रहा था, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो दैट मीन्स अब चार्ज आसानी से जा पाएगा। तो यही लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाएगी। समझ गए ना। जब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर गई, दैट मीन्स अब ये चार्ज को कम रोकेगा, दैट मीन्स लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द जंक्शन। इसका मतलब जंक्शन को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। यहां पर भाई साहब करंट तो मिलता है, मैं करंट फ्लो भी करता है, बट किस अमाउंट में मिला करता है, मिली एम्पियर में मिला करता है। भाई साहब यहाँ तो बोलो फ्लो ही नहीं करता करंट। याद रखना, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। रिवर्स बायस क्या होता है, पी टाइप का नेगेटिव के साथ और एन टाइप का पॉजिटिव के साथ उल्टा बोलना। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ। जब बायस होगा तो रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता है, याद रख लेना। कायदे में यहाँ लिखा गया, इट अलाउज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज इन माइक्रो एम्पियर में करा करता है, बट ऐसा बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हम लोग इसको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट मानकर चलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और अंदर भी कैसे, आपको पता है ना कि जब अंदर आपने बनाया था ऐसे, तो आपको पता है एन साइड क्या था, पॉजिटिव, और पी साइड क्या था, नेगेटिव। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स दोनों क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे इसका मतलब जो हमारे पास नेट पोटेंशियल आएगा वो बढ़ जाएगा।
जब नेट पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगी। बैरियर पोटेंशियल बढ़ने का साफ मतलब होता है कि रुकावट बढ़ जाएगा। रुकावट बढ़ जाएगा तो भाई साहब फिर तो क्या ही, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो यही सारी बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग के कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कंसीक्वेंसेस के नाम पे भाई साहब आपको यही सब लिखना है कि कौन घटता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन घटती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है। तो सारी बातें ये चीज लिख कर आनी है। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या पूछता है, कई बार पूछता है कि IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। कई बार आपके पेपर में पूछता है IV कैरेक्टरिस्टिक पूछता है। तो जब IV कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तब क्या करने वाले हो, भाई साहब हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज था और ये हमारे पास फॉरवर्ड करंट था। यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंपल से, जब ये सब फॉरवर्ड था, ये फॉरवर्ड था, यहाँ पे बैकवर्ड ले लो, I ले लो। I क्या लिख लोगे, यहाँ B लिख लो। और यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पर V लिखो और यहाँ पर बैकवर्ड लिख लो। बैकवर्ड वोल्टेज और यहाँ पर दे रखा है बैकवर्ड करंट, दैट मीन्स रिवर्स करंट। समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे इनिशियली होता क्या है, इनिशियली यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे बहुत इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही जीरो होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एक टाइम आता है कि भाई साहब रैपिडली इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज कर जाता है। अब जिस पॉइंट पर रैपिडली इंक्रीज कर जाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोला करते हैं, उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। और कुछ लोग भाई साहब इसी बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और कुछ बोलते हैं कट इन वोल्टेज, और इसी बोलते हैं नी वोल्टेज, और इसी क्या बोला करते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में भाई साहब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज तो इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे मतलब यहाँ पर भाई साहब जो हमारे पास ये होता है वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इंक्रीज करते हैं वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, लेकिन करंट क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन एक टाइम आता है भाई साहब ये भी इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, ये भी इंक्रीज कर जाता है। और जिस पॉइंट पे इंक्रीज करता है उसको भाई साहब यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज बोलते हैं। बस नाम याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो भाई साहब अगर समझ में आ गई तो प्लीज इस सारे ग्राफ को जरूर ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ऐसे ग्राफ आपके पेपर में पूछते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। जब फॉरवर्ड बायस में पूछेंगे तो ये वाली चीजें नहीं बनानी है, और रिवर्स बायस में जब पूछेंगे तो भाई साहब आपको ये बनानी है। इसका मतलब ऊपर वाला गायब कर देना है। समझ गए ना। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर पहला जो एप्लीकेशन है एज अ रेक्टिफायर। तो PN जंक्शन डायोड जो अभी तक हम लोगों ने बनाया है उसका यूज करें एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट कन्वर्ट में तब्दील कर देता है। अब कैसे करता है, अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर पास करी, किसके अंदर, रेक्टिफायर डिवाइस के अंदर। तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे दो वेव फॉर्म से मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हुआ क्या यहाँ पर, बेसिकली तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल थी, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल थी। भाई साहब जब इसके अंदर रेक्टिफायर के अंदर डाला गया तो भाई साहब पता चला कि आधा जो नीचे वाला टकला था ना, ये भाई साहब ये उड़ गया। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जो बनाया गया है ना बेसिकली ये है हाफ वेव के लिए। किसके लिए, हाफ वेव के लिए। जबकि फुल वेव में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट भी होता है, दैट मीन्स नेगेटिव जो हाफ साइकिल होता है वो भी पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर दी जाती है। उसे बोलते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में भाई साहब होता क्या है, जो नेगेटिव साइकिल है वो भी पॉजिटिव साइकिल में तब्दील हो जाता है। ऐसी प्रकार की जब वेव बन नहीं होती है तो वो किस में बनती है, फुल वेव रेक्टिफायर में बनती है। अब क्या है कहानी, किस तरीके से हुआ है, पेपर में आपको वर्किंग वगैरह पूछ लेते तो आपको सब काम करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम दो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमारा AC सोर्स है और बीच में यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास डायोड है, दैट इज PN जंक्शन डायोड। ये वाला पार्ट क्या होता है, P होता है, और ये वाला N होता है। और ये आपके पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला है आउटपुट। क्या मिलेगा यहाँ पर बेसिकली हमें मिलने वाला आउटपुट। तब होता क्या है, किस तरीके से काम कैसे करता है इसको समझाता हूं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीच में भाई साहब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो इधर वाला पार्ट ये प्राइमरी, इधर वाला पार्ट सेकेंडरी है। तो मान लेते हैं कि भाई साहब ये वाला जो पार्ट है ये है P1 और ये वाला है P2। ठीक, ये वाला सेकेंडरी वाला पार्ट है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब करना क्या यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो एक बार पॉजिटिव रहेगा फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वर्किंग स्टेप्स ले रखी है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब क्या होने वाला, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल।
पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तो भाई साहब क्या होने वाला है, S1 कैसा होगा, देखो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, अगर ये वाला पॉजिटिव है दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा, S1 भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस ना, पॉजिटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव से दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब S1 कैसा है, S1 भाई साहब यहाँ पर मैंने मान लिया S1 जो है मेरे पास पॉजिटिव है। S2 कैसा होने वाला है, S2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। S1 अगर पॉजिटिव था तो S2 नेगेटिव हो जाएगा। S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, तो ओवरऑल जो सर्किट होगी कैसी होगी भाई साहब, फॉरवर्ड बायस, बिकॉज S1 हमारे पास पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड जो होगा इज इन फॉरवर्ड बायस होगा। मैंने कहा कि भाई S1 अगर पॉजिटिव था S2 नेगेटिव था तो क्या हुआ, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था, और हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर आउटपुट मिला, क्या मिला यहाँ पर, आउटपुट भाई साहब हमें मिल गया। यहाँ पर जो हम लोगों ने इनपुट दिया था उसका आउटपुट हमें डेफिनेटली मिला। अब क्या करने वाले, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब ये पोलैरिटी चेंज होती है, जैसा कि आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव था अब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा ऊपर वाला तो नेगेटिव किससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ देखो S1 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ देखो नेगेटिव कर लो ना थोड़ी देर के लिए, आपको पता पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव S1 नेगेटिव हो जाएगा और S2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड होगा तो रिवर्स बायस में होगा। तो सिंपली क्या लिखना है, S1 कैसा हो जाएगा यहाँ पर, S1 जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और S2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, S1 नेगेटिव और S2 कैसा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन भाई रिवर्स बायस में। दैट मीन्स जो डायोड होगा रिवर्स बायस में होगा, जो नेगेटिव साइकिल में होगा यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं करेगी, क्या करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी। सेम कहानी आगे भी होगा, तो यहाँ पर भाई साहब एक ही हाफ में करंट मिलेगी और दूसरे हाफ में करंट ही नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पे करंट होगा, यहाँ पर नो करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ नो करंट। ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना डेफिनेटली। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा भाई, मैंने बार बार कहा कि यहाँ वाला भाई फॉरवर्ड बायस था, यहाँ वाला रिवर्स बायस था, यहाँ वाला फॉरवर्ड बायस और यहाँ वाला रिवर्स बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है कि इसमें करंट नहीं फ्लो करता, यहाँ करंट फ्लो करता है, यहाँ करंट नहीं फ्लो करता है। बस यही वाली पूरी कहानी लिखनी है आपको, और कुछ नहीं करना, वर्किंग में आपको ऐसे लिखकर चले आना है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव में तो एक ही डायोड यूज हुआ था, जबकि फुल वेव में 2 डायोड यूज होते हैं। अभी डिफरेंस हम लोग लिखेंगे तो ये बात ध्यान रखना, हाफ वेव में 1 डायोड और फुल वेव में 2 डायोड। अब ये सारी बातें तो एकदम कॉमन सी है, बीच में ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाला है तो P1 P2 और सेकेंडरी है तो S1 S2, ठीक है। अब करना क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई सभी जो अल्टरनेटिंग सोर्स है अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। तो पहले मान लिया कि ये पॉजिटिव था, बाद में क्या था, नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, वर्किंग स्टेप्स बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो S1 होगा वो S1 क्या होने वाला है, S1 पॉजिटिव होगा। S1 अगर पॉजिटिव हुआ तो S2 नेगेटिव हो जाने वाला है। ये बात समझ में आती कि नहीं आती, देखो भाई, S1 पॉजिटिव S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है। तो क्या समझ में आया, जो D1 है इसका मतलब S1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आती हैं, इससे करस्पॉन्डिंग 2 चीजें निकल कर आती हैं कि यहाँ पर आता जो D1 होगा, जो D1 होगा किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में, FB में, पूरा नाम लिख लेना भाई, फॉरवर्ड बायस में। और जो D2 होगा वो कैसा होगा, रिवर्स बायस में होगा। मतलब जब पहला पॉजिटिव साइकिल होगा तो दोनों में से भाई साहब, दोनों में से कोई एक तो भाई साहब फॉरवर्ड रह गया ना, तो करंट तो मिलेगी, दूसरा भले रिवर्स बायस में रहा। इसका मतलब हमें इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट भाई साहब मिल गया, हमें इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया। तो जो कि क्या था, ये था मेरा आउटपुट। बात समझ में ही नहीं आई, आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ऊपर नेगेटिव कर दोगे, यहाँ पॉजिटिव कर दोगे। तो क्या करने वाले हो, इसको इरेज कर दो, मैं थोड़ा सा तो इरेज कर देता हूँ भाई। ऊपर नेगेटिव कर दो, अब नीचे पॉजिटिव कर दो। जब ऊपर नेगेटिव करोगे तो यहाँ भाई साहब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा यहाँ पर रिवर्स बायस में, तो ये रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब D1 जो होगा यहाँ पर, D1 जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, D1 जो होगा रिवर्स बायस में हो जाएगा, और जो D2 होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पास, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और S1 तो आपको पता चल गया ना, S1 तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। सब इसी को उल्टा कर दो, ऊपर वाले का नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या समझ में आया आपको
जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी उसमें कोई भी एक फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है, दोनों में से कोई भी फॉरवर्ड बायस है, हाँ है, D2 हमारे पास फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब क्या हो गया, हमें आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल ही रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर जैसे नेगेटिव वाले में खा गया था ना, यहाँ खाएगा नहीं भाई साहब। पॉजिटिव को भी मेरे पास पॉजिटिव दे ही रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमें पूरा ग्राफ इस प्रकार से मिल जाएगा। आपके पेपर में कई दफा पूछा गया है कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि इट कन्वर्ट्स ओनली 1/2 ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी। भाई साहब ये एसी साइकिल के 1/2 को ही डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि ये पूरे के पूरे कन्वर्ट कर देता है, बहुत मतलब नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव वाले दोनों कन्वर्ट कर देता है, ठीक। इसमें डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर सिर्फ एक डायोड यूज होता है, जबकि यहाँ पर 2 डायोड यूज होते हैं, जैसे कि अभी देखा ही था। ये वाला पॉइंट भाई साहब यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में, फिलहाल इसको याद कर लेना। यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी के, जबकि यहाँ पर क्या होता है, अगर इनपुट हम लोग देंगे 20 तो आउटपुट मिलेगा 40। तो ये याद रहे कि इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसकी डबल क्या होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में। ऑब्वियसली बात है भाई साहब, ये वाला भाई साहब लेस एफिशिएंट होगा और ये होगा मोर एफिशिएंट, बिकॉज यहाँ भाई आधा टकला उड़ा देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो ये भाई साहब लेस एफिशिएंट और दिस इज मोर एफिशिएंट। तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद करना, बिकॉज पेपर में पूछता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, जिटर डायोड। भाई साहब इनको बारे में बस ना इतनी छोटी छोटी पॉइंट पढ़ लेना, बस काफी है। डायग्राम अगर आप देखना होगा तो देख लेना। एलईडी बेसिकली क्या होता है, ये भी हैवीली डोप्ड होता है, और देखो जिटर डायोड ये भी हैवीली डोप्ड होता है, बट जिटर डायोड फॉरवर्ड रिवर्स बायस में काम करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना जिनर ब्रेकडाउन, तो जिनर ब्रेकडाउन पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ा था जिटर डायोड किस में करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, जबकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करा करता है। सोलर सेल और एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करा करते हैं, जबकि फोटो डायोड और जिटर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट करा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड दैट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस, जबकि सोलर सेल क्या है, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करा करता है। याद रखना, एलईडी का फुल फॉर्म वगैरह याद करना, लाइट एमिटिंग डायोड। कि वाई कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर्स ऑल्दो इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। कार्बन को हम लोग सेमीकंडक्टर क्यों नहीं मानते हैं, जबकि ये सेम ग्रुप में आता है, दैट इज 14 ग्रुप में आता है। तो इस ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कार्बन की साइज छोटी है। कार्बन की साइज छोटी, इसकी वजह से क्या होता है, इस पर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत तगड़ा लगता है। दो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग ने कर रखा है, तो पहले वाले सेल में भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन है और नेक्स्ट वाले में 4 है। तो होता क्या, जो न्यूक्लियर फोर्स इससे बहुत तगड़ा लगता है, बिकॉज साइज छोटी है तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो भाई तगड़ा वाला फोर्स लगा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल का जगह हार्ड हो जाएगा, निकाल ही नहीं पाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको खींच के रखेगा तो भाई सब निकाल पाएंगे, जब निकल पाएंगे नहीं तो फिर कंडक्टिविटी की बात ही नहीं करते। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच द न्यूक्लियर फोर्स क्या इंक्रीज कर जाएगा एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम पॉइंट यहाँ भी करना है, यहाँ पर इजियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड गैलियम एंड एंटीमनी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग गैलियम को ऐड करेंगे तब कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एंटीमनी को ऐड करेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। नंबरिंग लिखकर भाई साहब कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको इस प्रकार से कुछ डायग्राम देंगे, भाई साहब आपसे पूछेंगे बताइए जो हमारे पास सर्किट वगैरह दे रखा है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस पहचानना तो आपको सिंपल से एक ही दिमाग में रखना है कि फॉरवर्ड बायस अगर होगा तो जो पी टाइप होगा वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा, अगर हमारे पास रिवर्स बायस होगा तो जो एन होगा हमारे पास हायर पोटेंशियल कनेक्टेड होगा। ध्यान रखना, पी में हायर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में जो एन होगा वो हायर पोटेंशियल में होगा, चाहे वो इसका उल्टा कर लेना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो, तो सिंपल से देखो ना, ये मेरे पास पी है और ये एन है, तो आपको पता है अर्थिंग का सिंबल भैया यहाँ पर पोटेंशियल कितना तो 0 होता है, नहीं पता जान लो भाई साहब इसका पोटेंशियल कितना तो 0 होता है। तो बता दो एन किससे कनेक्टेड है, एन 5 से कनेक्टेड है और पी वाला 0 से, तो पी वाला लोअर से है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, पी लोअर से और एन हायर से। अगर एन हायर से हुआ, एन अगर हायर से हुआ तो क्या होगा, रिवर्स बायस। इसका मतलब साफ साफ ये रिप्रेजेंटेशन काहे का है, रिवर्स बायस का है। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, यहाँ पर क्या करना है, बोल रखा है assuming that the two diode D1 and D2 used in the electric circuit shown in the figure are ideal, find out the value of current flowing through the 1 ohm resistor। तो हमें क्या निकालना है, 1 ohm resistors में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यूज निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को पहचानो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। जैसा कि आपको पता ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा डंडा का तो पॉजिटिव टर्मिनल पी का पी से कनेक्टेड होना चाहिए, तो फॉरवर्ड बायस होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर पी ये है पॉजिटिव वाला,
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपको पता ना ट्रायंगल वाला पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये भाई साहब फॉरवर्ड बायस में है, ये है फॉरवर्ड बायस में। याद है कि पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड, दैट मीन्स ये रिवर्स बायस में है। किसमें रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस में तो रिवर्स बायस में करंट ही नहीं फ्लो करेगी, इसका मतलब भैया इनको उड़ा दो। यहाँ पर जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसका मतलब इसको उड़ा दो। इसका मतलब मुझे काम किससे मतलब है, सिर्फ इससे और इससे मतलब है, क्योंकि यहाँ पर करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ से करंट निकलेगी तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें जाएगा नहीं, इसका मतलब सब सीरीज में है। पूरी सर्किट सीरीज में आ गई भाई, क्योंकि देखो ना पूरा करंट सब में सेम करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से करंट निकला पूरा करंट सब में सेम जा रहा। जब भी थ्रू आउट द रजिस्टर या थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम होती तो इसका मतलब क्या सीरीज में है। तो क्या समझ में आया कि भाई साहब ये जो 2 ओम है इसका जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा ना, आर इक्विवेलेंट वो 2 ओम प्लस 1 ओम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस जुड़ जाती है ना भाई साहब। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 ओम। हमें निकालना क्या था भाई साहब, हमें निकालना था करंट निकालना। तो करंट निकालना बड़ा आसान नहीं होता, V = IR लगा दो, V = I आर इक्विवेलेंट। और वोल्टेज हमें पता कितना दे रखा था 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट दिया था। करंट हमें निकालना है और आर इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम निकाल लो। 3 यहाँ हटा दो, फिर ओम फिलहाल हटा दो यहाँ से। इसको काटो कितना आएगा भाई साहब, आई बराबर कितना हो जाएगा बता दो जरा। यहाँ पर 2 आएगा नहीं आएगा, 2 एम्पियर आएगा। जैसा कि हमें पता है कि भाई साहब यहाँ पर ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होती है, चाहे 2 ओम की बात करें चाहे 1 ओम की बात करें, हर एक रजिस्टर में करंट सेम होता है। इसका मतलब पेपर में आपसे अगर 2 ओम पूछे तो 2 ओम में भी कितना बहेगा, 2 एम्पियर फ्लो करेगा करंट, और 1 ओम में भी कितना करंट फ्लो करेगा भाई साहब 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। बिकॉज हम जानते हैं कि सीरीज में कोई भी रेजिस्टर हो सब में करंट क्या करती है, सेम फ्लो करती है। तो भाई साहब ने 1 ओम का पूछा है तो आप दूसरा ही बता दो, एक्स्ट्रा भी क्या दिक्कत है। 2 ओम में भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और 1 ओम में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि भाई साहब कौन सा रिवर्स बायस है। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया था बताओ। अगर आपके पास फॉरवर्ड बायस होता है तो P वाला होता है, जो P वाला वो हायर पोटेंशियल कनेक्टेड होता है। तो P हमारा कहाँ उसको चेक कर लो पहले, हायर पोटेंशियल वाला। भाई साहब ये आपका P है, ये P है, हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है कि नहीं है भाई साहब, ऑब्वियस ये 0 है और ये माइनस का है। तो दैट मीन्स 0 और माइनस में बड़ा कौन होता है, 0 बड़ा होता है। दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल हो गया, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है। P वाला देखो हायर से कनेक्टेड है ना, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है। यहाँ जरा देखो P क्या है, ये वाला P होता है ना, ट्रायंगल P होता है। तो -5 और -12 में बताओ हायर कौन सा, हायर बड़ा कौन है, -5 बड़ा है या -12 बड़ा है। -5 बड़ा होता है, पता नेगेटिव नंबर में छोटा वाला बड़ा होता है। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये भी फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो भाई साहब P वाला हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है क्या, P वाला 10 और यहाँ 5 और 10 5 में बड़ा कौन, 10 प्लस का 10 बड़ा है। इसका मतलब ये भी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और देखो N वाला लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो बचा कौन भाई साहब, यही हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या बताया था बताओ, रिवर्स बायस में जो N होगा हायर पोटेंशियल से होगा। तो N क्या है यहाँ पर भाई साहब, ये N है। देखो ये N ही तो होता है, ये जो वर्टिकल डंडा, और ये हमारे पास क्या होता है P होता है। N वाला हायर से, देखो यहाँ पर N वाला हायर से एक ही नहीं की 5 है, और देखो P वाला 0 से कनेक्टेड है, 0 से, इसका मतलब लोअर से। N वाला अगर हायर से हुआ तो भाई साहब फॉर रिवर्स बायस, अगर P वाला हायर से हुआ तो फॉरवर्ड बायस। समझ गए कि नहीं समझ गए।